बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि जो मेरे सेल्स टीम मेंबर हैं, मैं उनको इनवाइट करूँ चैनल पर और उनसे समझने की कोशिश करें कि कैसे वो क्लाइंट से बात करते हैं, किस तरह से वो उनको प्राइस पिच करते हैं, कैसे फ़ॉलो अप करना है। तो सेल्स रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो आज मेरे सेल्स टीम मेंबर है, वो आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, बताने वाले हैं। अभी रिसेंटली दिव्यांशु ने 1 मंथ में लाइक मोर देन 10 लाख रुपीस की सेल्स करी है। मतलब जितनी भी हमारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हैं, क्लाइंट्स को सेल करना, पिच करना, उसको फाइनली क्लोज करना, ये सारा काम दिव्यांशु का है। तो दिव्यांशु खुद भी सेल्स करते हैं और ये सेल्स की टीम को भी मैनेज कर रहे हैं। तो आज हम दिव्यांशु से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्लाइंट से बात करते हैं। सबसे पहले तो इनसे समझेंगे इनका क्या एक्सपीरियंस है अभी तक सेल्स में, और ये क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, किस तरह से क्लाइंट्स को पिच करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। देन फाइनली हम एक मॉकअप कॉल करने वाले हैं। तो दिव्यांशु, थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना कि आपका सेल्स का एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक, क्या आपने पास में कभी सेल्स करी है या नहीं करी है, और डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब आप आए तो आपको क्या डिफरेंस लगा, यहाँ के जो क्लाइंट्स हैं उनकी क्या प्रॉब्लम होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताना। जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो खास करके बिगिनर्स, उनको सेल्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो उनको एक डिटेल आइडिया हो जो डिजिटल मार्केटिंग में सेल्स होता है वो कितना डिफरेंट होता है बाकी की इंडस्ट्रीज से। या तो मैंने इससे पहले सेल्स तो कर ही रखी है। मतलब मैंने डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो अभी मेरा सिर्फ 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है। तो उससे पहले भी मैं सेल्स में था, बट मैंने ट्रेवल में कम जॉब करी है। तो वहाँ पे सेल्स अलग होती है और डिजिटल मार्केटिंग में एक अलग सेल्स होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो मैंने बहुत क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को देखा है तो वही है कि यार उनको रिजल्ट्स नहीं मिलता है। मतलब वो अगर एक अच्छा अमाउंट भी एक्सपेंड कर रहे हैं एड बजट को लेके या एजेंसी को लेके, बट एक बहुत लोगों की प्रॉब्लम मेरे पास यही आती है कि हाँ मैंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया एड बजट पे, एजेंसी ने भी मेरे से फीस लिया, बट मुझे एक ऐसा रिजल्ट्स नहीं मिला। तो बेसिकली ये एक बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं क्लाइंट्स के। और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मतलब मैंने सेल्स अच्छा करा है डिजिटल मार्केटिंग में और सारे क्लाइंट्स क्लोज किया है। नाइस, परफेक्ट। सो देखो, एक चीज जैसे आपने बोला ना कि यहाँ पे क्लाइंट्स का ये इशू रहता है कि यार वो कहते हैं कि उन्होंने एजेंसी के साथ, फ्रीलांसर के साथ काम किया बट उनको रिस्पॉन्स नहीं आए। तो इसमें ये बताना कि सेल्स में टेक्निकल स्किल्स कितनी रिक्वायर्ड रहती हैं। देखो, जैसे आप सेल्स करने जाते होगे तो क्लाइंट आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता होगा। पहले तो ये बताओ कि यार क्लाइंट आपसे किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, आप और आप उनको आंसर कैसे करते हो, क्योंकि आप तो सेल्स टीम में हो, आपने शायद ही गूगल एड, फेसबुक एड्स कैंपेन्स बनाए होंगे। तो टेक्निकल स्किल्स आपने कैसे सीखी, मतलब कैसे आप क्लाइंट को आंसर कर पाते हो। ठीक है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स बिगनर के साथ आती हैं क्योंकि उनको टेक्निकल स्किल्स उतनी नहीं पता है। तो आपने 6 महीने में सब कैसे सीख लिया, मतलब अगर क्लाइंट कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि उसके एड्स का रिस्पॉन्स कैसे आएगा, और किस तरह से आप उसका काम करेंगे, वेबसाइट में क्या क्या चीजें होती हैं, तो उन सब का आंसर आप कैसे करते हो। देखिए क्या होता है कि जैसे जब भी आप किसी क्लाइंट्स के पास जा रहे हो या आपके पास किसी क्लाइंट से आप बात कर रहे हो, तो वो टेक्निकल पूछेगा कि आप अब, क्योंकि क्लाइंट को नहीं मालूम है कि अब सपोज मैं एक एसईओ का एग्जांपल लेता हूँ कि अब एसईओ एक क्या होता है कि एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। मतलब अगर मैं एड्स की बात करूँ तो एड्स एक इंस्टेंट रिजल्ट्स वाला होता है, और एसईओ की अगर मैं बात करता हूँ तो एसईओ क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो क्लाइंट को समझाना एसईओ का एक वो समझाना कि हाँ मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है एसईओ, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी टेक्निकल की नॉलेज होती है, जो मैंने भी अपने जैसे जो हमारे यहाँ एसईओ के टीम मेंबर्स हैं मैं उनके साथ बैठता था, उनसे नॉलेज लेता था। एटलीस्ट आपको उतना पता होना चाहिए कि क्लाइंट्स को आप एक अच्छे से एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता पाओ, या अगर आपसे वो एड्स चलवाना चाह रहा है तो एड्स में, गूगल एड्स में क्या क्या होता है, कैसे होता है, फेसबुक एड्स कैसे होता है, गूगल एड्स के लिए क्या क्या मैंडेटरी चीजें होती हैं या फेसबुक एड्स के लिए क्या क्या मैंडेटरी चीजें होती हैं, आप एक उनको एक ग्रोथ दिखा पाओ सारी चीजों में। मतलब अगर आपसे क्लाइंट पूछ रहा है कि आपको ये चीज की नॉलेज है तो एटलीस्ट आपको उस टेक्निकल चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ सर एसईओ का इस चीज में ऐसे होता है और गूगल एड्स में ऐसे होता है और मैं आपको ऐसे रिजल्ट्स जनरेट करके दे पाऊँ। तो ये सारी चीजें होती नाइस। सो जैसे आपने बताया ना कि आपने टेक्निकल स्किल्स सीखी हैं कि आप जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ बैठकर उनसे क्वेश्चन करके कि ये कैसे होता है, एसईओ में क्या चीज़ें होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो अभी टीम मेंबर्स के साथ में नहीं है, उनकी टीम नहीं है, तो वो वीडियोस देख के भी सीख सकते हैं अगर उनको सेल्स करनी है। तो इसमें जो टेक्निकल रोल है बहुत प्ले करता है। आपको डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एसईओ क्या होता है, कैसे रिजल्ट आता है, सारी चीज़ें। तो दिव्यांशु, ये बताना, ये सब तो बेसिक चीजें हैं, बट अगर कोई क्लाइंट कहता है आपसे कि मैं पहले गूगल एड चला रहा था कहीं
और अभी मुझको रिस्पॉन्स पहले नहीं आ रहा था, और अगर मैं आपको अपना अकाउंट देता हूँ तो आप कैसे लीड जनरेट करोगे, मुझको कितनी लीड्स आ सकती हैं, उसमें सीपीसी है जो कॉस्ट पर क्लिक है वो कितनी जाएगी, तो इन सब क्वेश्चंस के आप आंसर कैसे करते हो? हाँ, बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी क्लाइंट्स हमारे साथ ऑनबोर्ड्स होता है तो सबसे पहले उनके यही क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई मैं इतना एड स्पेंड कर रहा था, मेरी इतनी कॉस्ट पर लीड जा रही थी, इतने रिजल्ट्स आ रहे थे, बट वो रिजल्ट्स जो थे वो ओरिएंटेड नहीं थे, मतलब जो रिजल्ट्स था वो सही नहीं आ रहे थे। तो सबसे पहले तो मेरा क्लाइंट से यही आंसर रहता है कि सर जैसे ही आप हमारे साथ ऑनबोर्ड होगे हम क्या करेंगे, हम आपके लिए सबसे पहले तो एक कॉम्पिटिटर्स निकालेंगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं मार्केट में। उसके बाद हम कीवर्ड्स रैंकिंग निकालेंगे, कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे। इफ अगर क्लाइंट कोई गूगल एड्स का है तो हम उनके लिए कीवर्ड्स रिसर्च करते हैं कि उन कितने कीवर्ड्स पे कितनी सीपीसी जा रही है, और उस बेसिस पे उनकी एक एजम्पशन हम कॉस्ट पर लीड का बताते हैं कि एड बजट जो होता है वो एक एजम्पशन बता पाते हैं कि हाँ सर इतना एक पर डे का एड बजट। अभी हम एक क्लाइंट को सजेस्ट करके चलते हैं कि सर एटलीस्ट फॉर 7 to 10 days हम एक इस एड पर डे के एड बजट को हम लेके चलेंगे। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए होता है उस चीजों को समझने के लिए, या उनके लीड्स को समझने के लिए, या उनके कॉस्ट पर लीड को समझने के लिए, तो हम क्लाइंट को एक मिनिमम बजट सजेस्ट करके चलते हैं एज पर देयर कीवर्ड्स रिसर्च कि क्या उनके कीवर्ड्स कितने वॉल्यूम पे जा रहे हैं, क्या उनकी बिडिंग है, सारी चीजें। तो उस पर हम एक रिसर्च करते हैं और उसके बाद ही फिर हम क्लाइंट को बताते हैं कि 7 to 10 days का एक हम समय लेंगे सर, जिसमें हम आपको पर डे का एक एड बजट रखेंगे, और उस बेसिस पे हम आगे उनको सारी चीजें करते हैं। अच्छा, नाइस। तो यहाँ पर आपने ये तो बेसिक आइडिया दे दिया कि क्लाइंट को आप एक बता दोगे कि 1-1.5 हफ्ते में हम आपका एक एड बजट है, इसको हम स्पेंड करेंगे, और फिर हम आपको बता देंगे कि आपकी कॉस्ट पर लीड एग्जैक्टली क्या जा रही है। तो पहले हम एक रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू उसको एक आइडिया दे देंगे, और फिर हम उसके एड्स रन होने के बाद बताएंगे। तो ये बताना, जैसे मुझको पता है कि इंडियन मार्केट और बाहर की मार्केट अलग होती है, बट अगर इंडिया में कोई क्लाइंट आपसे पूछता है कि यार मिनिमम एड बजट कितना मुझको चाहिए होगा, पहले मैंने आप मेरे को फिक्स बता दो कि आप 50,000 लोगे, 1 लाख रुपए लोगे, तो जो आपकी एजेंसी की फीस है उसको हटाकर साइड में आप कितना एड बजट आपको रिक्वायर्ड है ये आप बताइए, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता, एज अ क्लाइंट उसको नहीं पता कि एड्स पे कितना पैसा लगाना चाहिए। तो आप क्लाइंट को कितना बजट सजेस्ट करते हो पहले महीने? देखिए पहले महीने क्या होता है कि अब जैसे क्लाइंट अगर कह रहा है कि एक आप हमें मिनिमम बजट बता के चलो, तो मिनिमम बजट में एक पर डे का अराउंड 500 to 1,000 रुपीज बता के चलता हूँ। ठीक है कि आप सर एटलीस्ट 500 to 1,000 एक मैक्सिमम बजट आप लेके चलो, सो दैट उसके बाद ही हमें भी पता लग पाता है कि, क्योंकि इनिशियली अगर मैं क्लाइंट को बता दूंगा कि नहीं सर आपका 1,000 में इतनी लीड्स आ जाएगी, बट आगे क्या हो ये मुझे भी नहीं पता होता है, क्योंकि जब तक हम रन नहीं करेंगे कोई भी क्लाइंट के लिए हमें भी नहीं पता लग पाता है। तो मिनिमम अगर मैं बजट की बात करूं तो मैं मिनिमम 500 to 1,000 के बीच में रख के चलता हूँ एटलीस्ट फॉर 10 to 15 days, कि हाँ उस बेसिस पे हमें भी पता लग जाता है और क्लाइंट के एंड को भी पता लग जाता है कि हाँ मेरा एक एग्जैक्ट कॉस्ट पर लीड क्या आ रहा है। तो मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 1,000 मैं रख के चलता हूँ। ओके, और ये भी डिपेंड करता होगा लाइक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, क्योंकि जब आप किसी ऐसे क्लाइंट से बात करते हैं जिसकी लीड 200-250 की आ रही है, या फिर जब आप बात करते हो किसी रियल स्टेट क्लाइंट की जिसकी प्रॉपर्टी 2 करोड़ 5 करोड़ की है, तो उस केस में शायद आप ज्यादा बढ़ा के बजट बताते हैं, मतलब, या फिर उसको भी 1,000 के आसपास ही सजेस्ट करते हैं आप? नहीं, ये देखिए जब अगर कोई रियल एस्टेट का क्लाइंट है तो उनका क्या होता है कि अब किसी की 1 CR प्लस प्रॉपर्टी है, तो क्या होता है उनकी जो पर लीड की कॉस्ट जाती है तो क्या होता है वो 2,000 3,000 ऐसे जाती है। तो रियल एस्टेट में क्या होता है कि हम लोग सर बता के चलते हैं कि एटलीस्ट 1,500 2,000 का आप एक मिनिमम एड बजट लेके चले फॉर 7 to 10 days। उसके बाद हम आपको सर एग्जैक्ट अब बताएं। ओके, तो मतलब ये भी आप समझ सकते हो कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बजट चेंज होता रहता है, सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पे एक चीज बताना यार कि देखो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग किसी ना किसी से करा चुके हैं पहले, तो उनका क्वेश्चन रहता है कि यार वो आपसे ही क्यों कराएं, मतलब आप पहली बात तो अगर उनको आपने प्राइस पिच कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो आप, तो वो आपके साथ काम क्यों करेंगे? क्यों? आपके जैसे तो बहुत सारे लोग हैं, तो आप में ऐसा क्या स्पेशल है, आप ऐसा अलग क्या करने वाले हो उनके लिए? हाँ, तो ये तो बेसिकली मेरे पास बहुत क्लाइंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि मैं आप ही को क्यों चुनूं। तो बेसिकली हमारा देखिए क्या जवाब रहता है वो ये रहता है कि सर एक तो हमारे पास सबसे पहले एक्सपर्ट्स लोग हैं जो अराउंड हमारे साथ 5 to 6 ईयर से वर्क कर रहे हैं। सेकेंड थिंग हम एक क्या करते हैं, जब भी आप हमारे साथ ऑनबोर्ड होगे तो हम आपके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें हमारे सारे टीम मेंबर्स जो जो आप हमसे सर्विसेज ले रहे हैं, सपोज अगर आप हमसे एड्स गूगल एड्स और फेसबुक एड्स ले रहे हैं तो आप मैं तो रहूंगा ही ग्रुप में, प्लस हमारे साथ जो एड्स मैनेजर्स हैं हमारे वो भी ग्रुप में रहेंगे कि अगर आपको किसी भी चीज का इश्यूज फंस रहे हैं,
कोई भी समय पे, तो आप उस ग्रुप पे किसी को भी टैग करके व्हाट्सएप डाल सकते हैं और उसका आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग हमारे तरफ से एक तो ट्रांसपेरेंस रहती है सारी चीजें फ्रॉम द फर्स्ट डे। सेकेंड थिंग क्या रहता है कि अगर आप हमसे कोई भी क्वेश्चंस कभी भी पूछ रहे हैं तो हम आपको उसका इंस्टेंट रिप्लाई देंगे। थर्ड थिंग क्या रहता है कि जैसे ही हमने उनका एड्स को हम स्टार्ट करते हैं तो क्या रहता है कि हम उनसे एक डेली बेसिस पे पूछते हैं कि हाँ सर, आपका ये अगर एड बजट स्पेंड हुआ है और आप सपोज मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास 5 लीड्स आई हैं आज के पर डे पे, तो उस 5 लीड्स की क्वालिटी क्या है, क्योंकि ऑन दैट क्वालिटी बेसिस हम आपका सर ये जान पाएंगे कि आपकी लीड्स कैसे आ रही है। उससे दो फायदे हैं। एक तो आपका जो लीड को मतलब जो आपका एड बजट जा रहा है वो वेस्ट नहीं होने पाएगा, क्योंकि हम तुरंत ही आपका एक्शन ले पाएंगे कि अब हमने सपोज 2 दिन आपका लिए एड रन करा, 3 दिन एड रन करा, उसके बाद हम ये चीज पूछेंगे तो क्या रहता है 3 दिन का एड बजट आपका वेस्ट हो गया। तो हम ऑन अ डेली बेसिस क्लाइंट से ये पूछते हैं कि सर अगर आपका 500 आज स्पेंड हुआ है और आपके पास 2 लीडें आई हैं, तो वो 2 लीड या 3 लीड की क्वालिटी कैसी है। तो उससे सर एक तो आप हमारे पास ये बेनिफिट है आपको कि हम आपसे एक तो डेली पूछेंगे तो आपका एड बजट नहीं जाने पाएगा। सेकेंड थिंग, हमारे पास एक्सपर्ट्स लोग बैठे हुए हैं जो आपका कभी जैसे होता है गूगल एड्स पे बहुत सस्पेंशन आ जाते हैं, तो वो चीजें हमसे नहीं होती हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सर हमने करके रखा हुआ है सारी चीजों को और हर नीश पे काम करा हुआ है, तो हमें ये पता है कि कहाँ पे सस्पेंशन आता है, कहाँ पे नहीं आता और कैसे क्या चीजें होनी चाहिए। तो ये 2-3 चीजें रहती हैं जो सारी चीजें हम क्लाइंट्स को बताते हैं और इस तरीके से क्लाइंट को हम पिच करते हैं। परफेक्ट। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि जो क्लाइंट्स के सिर्फ मेजर क्वेश्चंस होते हैं वो क्या क्या रहते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखो, क्लाइंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है जब आप प्राइस पिच करते हो, जब आप कहते हो कि मेरी ये प्राइसिंग है। तो देखो, जनरली जो हमारी प्राइसिंग है वो मार्केट से थोड़ी ज्यादा है। मतलब जहां पर कोई एक एजेंसी 20,000 किसी काम के लिए ले रही है तो मुझसे 30,000 45,000 चार्ज करते हैं। अब इसके पीछे भी लॉजिक रहता है, ऐसा ही नहीं कि हमें उसको बस बेवजह सर्विस के प्राइस बढ़ा के उसको बस बेचना है। उसके पीछे भी लॉजिक होता है कि हमारी टीम है, एक्सपेंसेस हैं, या फिर हम जिसको सपोर्ट देते हैं वो एक टॉप नॉच सपोर्ट है, मतलब एक अलग क्वालिटी का सपोर्ट है। क्योंकि 24/7 कभी भी वो ग्रुप पे मैसेज करेगा, हमारे टीम से जो प्रोजेक्ट मैनेजर है जो असाइंड है तुरंत उसको रिप्लाई करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, चाहे संडे हो या कोई भी दिन हो। तो उसके बिजनेस के लिए हमेशा 24/7 सपोर्ट रहता है। बट ये सारी चीजें आप क्लाइंट्स को कैसे कन्विंस करते हो? पहले तो ये बताओ, जैसे क्लाइंट जो भी सर्विस आपको बोलता है, अब मुझे एक एक सर्विस करके बताना कि आप कितनी उसको एक बेसिक प्राइस कैसे पिच करते हो, कि कितनी प्राइसिंग होनी चाहिए। और दूसरी चीज, प्राइस पिच करने के बाद अगर आपका क्लाइंट का ये ऑब्जेक्शन रहता है कि यार आपका पैसा तो बहुत ज्यादा है, तो आप उसको फिर कैसे कन्विंस करते हैं फर्दर? तो जैसे मैं कोई भी क्लाइंट से बात करता हूँ तो क्लाइंट सबसे पहले पूछता है कि आपकी, अगर मैं आपसे एड्स रन करवाता हूँ जो बेसिकली गूगल एड्स हो गए या मेटा एड्स हो गए, तो उसकी आपकी एक प्राइसिंग क्या है। तो मैं क्लाइंट्स को मिनिमम प्राइसिंग सजेस्ट करके चलता हूँ कि सपोज हमारी 30,000 मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस है फॉर मैनेजिंग गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स। और एसईओ की भी अगर मैं बताऊं तो एसईओ की भी हमारी 35,000 सर है। अगर वो हमसे पूछता है कि हाँ ठीक है मुझे एसईओ और एड्स करवाना है, तो उसके बाद वो कहता है कि सर आपकी प्राइसिंग तो बहुत ज्यादा है। तो उस पे मेरा आंसर ये रहता है कि सर देखिए 2 चीजें हैं। एक तो हमारी टीम की कॉस्ट आती है, क्योंकि अगर एज अ फ्रीलांसर मैं आपसे बात कर रहा होता तो आप शायद कॉस्ट बहुत कम हो जाती, क्योंकि वहां पे क्या रहता, वहां पे मेरी टीम कॉस्ट ना आती। आप अब एज अ एजेंसी, हमारी एजेंसी की कॉस्ट होती है प्लस हमारे टीम मेंबर्स की कॉस्ट होती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे सर, व्हाट्सएप पे आपसे सारे, तो उस व्हाट्सएप पे हमारे टीम मेंबर्स भी ऐड रहेंगे, तो सर कहीं ना कहीं उनकी भी कॉस्ट होती है। सेकेंड थिंग सर क्या होता है कि देखिए हम भी एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं और हमारे पास फ्रॉम द लास्ट 5 to 6 years लोग गूगल एड्स पे काम कर रहे हैं, एसईओ पे काम कर रहे हैं, तो दे हैव द गुड नॉलेज। तो उस बेसिस पे सर क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा कम कॉस्ट को कम नहीं कर पाएंगे। हाँ ये है कि हम आपको रिजल्ट्स अच्छा देंगे, इसीलिए हम आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं कि हम आपको एक परमानेंट होके हम डेली बेसिस पे आपसे हम रिपोर्ट ले पाएं और सारी चीजों को हम समझ पाएं। उससे पहले जब आप ऑनबोर्ड होते हैं तब हम आपसे मीटिंग करते हैं, ताकि हम आपकी बिजनेस को समझ पाएं कि आपका बिजनेस क्या है, आप किस सर्विसेज में डील कर रहे हो और कैसे आपको हम रिजल्ट्स दे सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स भी हम लोग वही पिक करते हैं जिसके लिए हम रिजल्ट्स को डिलीवर कर सकते हैं। राइट, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी है जिनका बिजनेस ही नहीं सही है, हम रिजल्ट्स नहीं दे सकते, या बिजनेस उनका सही है रिजल्ट्स नहीं हो सकते हैं सही। तो इस वजह से हम क्लाइंट्स को भी वही पिक करते हैं जो रिजल्ट्स जिसको हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले मीटिंग करता हूँ, फिर सारी चीजें बताता हूँ क्यों हमें उनको लेना चाहिए, कि इतना प्राइसिंग है तो क्यों है हमारी, तो वो सारी चीजें मैं इस तरीके से बताता हूँ। नाइस। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, अगर आपने ध्यान से समझा है तो। इन्होंने बताया फीचर वर्सेस बेनिफिट। देखो, जब कोई भी क्लाइंट आपसे बात करता है
तो एक सेल्समैन होता है जो बताता है कि इस प्रोडक्ट में ये फीचर है, हम गूगल एड्स ऐसा देते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। एक बेनिफिट होता है कि अल्टीमेटली क्लाइंट को क्या फायदा होने वाला है, तो क्लाइंट को सपोर्ट मिलने वाला है, क्लाइंट का जो बिजनेस है ग्रो होने वाला है, क्लाइंट को कोई इशू नहीं आएगा जिसको पास्ट में फ्रीलांसर्स या एजेंसी ओनर के साथ आया है। तो आपको क्या करना है, बेनिफिट्स ज्यादा बताने हैं क्लाइंट्स को, और उसके बेनिफिट के अकॉर्डिंग ही वो समझेगा कि भाई आपके साथ काम करना है कि नहीं करना है। क्योंकि आप कितना भी फीचर बता दो, अगर उसको सामने वाले का फायदा नहीं दिखा आपके साथ, तो शायद आपकी डील क्लोज ना हो या फिर वो क्लाइंट ना क्लोज हो। तो हमने सारे ऑब्जेक्शंस ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके हैं। अब एक ना मॉकअप कॉल कंडक्ट करके देखते हैं दिव्यांशु के साथ कि अगर इनके पास कोई क्लाइंट अप्रोच करता है तो कैसे ये बात करते हैं। तो मुझे दिव्यांशु एक कंप्लीट प्रोसेस बताना, और मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछता रहूंगा कि बीच बीच में अगर मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन आएगा, कि आप जब क्लाइंट से बात करते हो तो पहले कैसे आप अप्रोच करते हो, फिर जब आपसे वो सर्विसेज पूछता है तो कैसे आप पिच करते हो, और फाइनली आप कैसे क्लोज करते हो। मतलब आप पूरा प्रोसेस बताना, इनवॉइस जनरेट करने से लेके पेमेंट मंगाने तक की। तो ये पूरा प्रोसेस आप बताओ। हाँ, तो सबसे पहले किसी भी क्लाइंट से अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले तो एक ग्रीटिंग्स होती है कि हाय सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप। तो उसका जो रिप्लाई आता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं पूछता हूँ सर सबसे पहले तो अपना गुड नेम बता दीजिए, और उसके बाद आप किस सिटी से बात कर रहे हैं ये जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने बताया कि सपोज अगर मेरा नाम दिव्यांशु है और मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर अपना सबसे पहले तो अपने बिजनेस के बारे में प्लीज बता दीजिए कि आपका किस चीज का बिजनेस है, और अभी तक आपने डिजिटल मार्केटिंग में इन दी पास्ट कार क्या करके रखा हुआ है। तो ये दो चीजें मैं उनसे समझता हूँ। तो सपोज अगर किसी का डेंटल का क्लिनिक है और लखनऊ में है, तो मैं ठीक है, आप लखनऊ में डेंटल क्लिनिक है सर, तो आपने बिजनेस मतलब पास्ट में आपने डिजिटल मार्केटिंग में क्या करके रखा हुआ है। तो वो सपोज कहता है कि हमने गूगल एड्स रन करके रखे हुए हैं और हमने फेसबुक एड्स रन करके रखे हुए हैं, और बट रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है कि सर गूगल एड्स में आपने कितना बजट लगाया था इन अ मंथ, और उसमें से कितनी लीड्स आपको जनरेट हुई थी, और वो लीड्स की क्वालिटी क्या थी। एंड सेम गोज टू फेसबुक एड्स कि आपने कितना फेसबुक पे एड बजट लगाया था और क्या लीड की क्वालिटी। तो सपोज अगर उसने कुछ भी मुझे एक्स अमाउंट नंबर बताया कि हाँ मुझे मैंने 10,000 लगाया था जिसमें से मुझे एक्स अमाउंट की लीड्स आई और वो क्वालिटी नहीं थी, तो फिर उसके बाद मैं कहता हूँ ठीक है सर, अच्छा सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट मेरा क्वेश्चन रहता है कि उसके बाद कि सर क्या आपके पास वेबसाइट है आपकी, मतलब आप अपना गूगल एड्स का ट्रैफिक क्या है, आप कहाँ लेके जा रहे हैं। क्योंकि बेसिकली फेसबुक एड्स का तो सर जो ट्रैफिक होता है वो हम एड कॉपीज और लीड जनरेशन भी कर सकते हैं, बट गूगल एड्स का जो सर ट्रैफिक हम लोग लेके जाते हैं या तो वेबसाइट पे, या फिर हम जो प्रेफर करते हैं वो हम जो ट्रैफिक होता है वो लैंडिंग पेज पे लेके जाते हैं। तो ये मैं उनको क्लाइंट को पिच करता हूँ कि सर जो आपने पास्ट में किया उसको हम सही कर सकते हैं अपने तरीके से, क्योंकि हर का काम करने का तरीका अलग होता है। क्योंकि क्लाइंट हमेशा ये कहते हैं कि मैंने जो मैं ट्रैफिक लेके गया था वो मैं वेबसाइट पे लेके गया था, बट जो हम लोग तरीका मैं फिर क्लाइंट को अपना तरीका बताता हूँ कि सर हम लोगों का मेन जो रहता है वो हम लोग लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक लेके जाते हैं। लैंडिंग पेज बेसिकली एक तरीके का सेल्स पेज होता है सर, जिसपे हम आपकी सर्विसेज को लिस्ट करते हैं, कॉल टू एक्शन बटन्स लगाते हैं, और जहाँ पे क्लाइंट आता है अपनी इंफॉर्मेशन भरता है और जो उनको रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट डालता है, देन आपकी जो सेल्स टीम होगी वो उनसे कनेक्ट करेगी। तो इस तरीके से मैं पहले तो क्लाइंट को पिच करता हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझता हूँ, अपने तरीका बताता हूँ कि सर हमें कैसे करना है। फिर उसके बाद वो पूछता है ठीक है, अच्छा अब आप ये बताइए कि आपका प्राइसिंग क्या है, मतलब आपने जो लैंडिंग पेज की मुझे सर्विस बताई है या आपने जो गूगल एड्स और फेसबुक एड्स की सर्विसेज बताई है, तो वो आपका प्राइसिंग क्या है। तो सपोज जनरली हम लोगों का जो मिनिमम प्राइसिंग स्टार्ट होता है मैं उसको वो सजेस्ट करता हूँ कि सर जो हमारा मिनिमम प्राइसिंग लैंडिंग पेज का होगा वो वन टाइम का होगा अराउंड 10 to 12K, और जो हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग का होगा जिसके अंदर गूगल एड्स और मेटा एड्स आ जाते हैं, तो उसका आप मिनिमम एक प्राइसिंग पता कर चले तो 30,000। तो कहता है अच्छा ठीक है, तो आपका प्रोसेस आगे क्या होता है। तो मैं कहता हूँ सर एज सून एज यू जस्ट ऑन बोर्ड विद अस, हम आपको सबसे पहले इनवॉइस भेजेंगे। हमारा जो पेमेंट रहता है वो फर्स्ट मंथ का एडवांस में रहता है। देन जब हम लोग आपके एड्स को लाइव करेंगे उस दिन से आपकी बिलिंग साइकिल स्टार्ट होती है फॉर द सेकेंड मंथ। तो हम आपको सबसे पहले इनवॉइस देंगे, इनवॉइस के बाद आप पेमेंट करेंगे। जो इनवॉइस आपको हमारे ऑफिशियल मेल आईडी से आएगी, ना कि मेरे पर्सनल व्हाट्सएप से, क्योंकि आजकल ये ट्रस्ट इशू बहुत होता है कि भाई आप किस टीम से बात कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। तो मैं सबसे पहले क्लाइंट को खुद ही बता देता हूँ कि सर हमारा जो भी इनवॉइसिंग होगी या जो भी प्रपोजल जाएगा वो हमारे एक ऑफिशियल मेल आईडी से जाएगा, और जिसको आप पहले यस करेंगे, अप्रूव करेंगे, और उसके बाद फिर हम आपको इनवॉइस भेजेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रपोजल भेजूंगा, आप उसको अप्रूव करेंगे, देन फिर हम आपको इनवॉइस के साथ साथ एग्रीमेंट भेजेंगे कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, उसमें हम क्या सर्विसेज इंक्लूड कर रहे हैं, क्या हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं।
तो सारी चीजें हम उस पर आपको लिख के देंगे, उसको आप अप्रूव करेंगे, देन हम आपको इनवॉइस देंगे और उसके बाद आप हमें पेमेंट की रिसिप्ट देंगे। एज सुन एज आप हमें पेमेंट की रिसिप्ट शेयर कर देंगे, हम इंस्टेंटली आपके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें हमारे सारे टीम मेंबर्स रहेंगे, मतलब जो जो आप सर्विसेज हमसे ले रहे हैं वो सारे टीम मेंबर्स हमारे साथ रहेंगे। उसके बाद हम आपसे रिक्वायरमेंट्स लेंगे सर, कि सपोज अगर आप गूगल एड्स कर रहे हैं तो आपके गूगल एड्स के कस्टमर, अगर आपके पास गूगल एड्स पहले से आप रन कर रहे हैं तो उसके कस्टमर आईडी, नहीं रन कर रहे हैं तो फिर हम सर या तो नई आईडी बनाएंगे, उस टाइप से हम करेंगे। फेसबुक एड्स का बिजनेस मैनेजर, सारी चीजों का मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी क्लाइंट के एंड से हम उस चीज को गेन करेंगे। उसके बाद हम आपका सर कॉम्पिटिटर रिसर्च करेंगे कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं एग्जैक्टली क्या वो कर रहे हैं मार्केट में। कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे कि आपको किस कीवर्ड्स पे हमें आपके लिए काम करना है, क्या स्ट्रेटेजी लगानी है। तो क्लाइंट के साथ हम मीटिंग तो करते ही रहते हैं, तो उसके बाद भी हम मीटिंग क्लाइंट के साथ करते हैं आफ्टर, जब हम कॉम्पिटिटर रिसर्च देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, तो उसके साथ भी हम आपके साथ मीटिंग करेंगे। और उसके बाद फिर सर हम आपकी एड कॉपीज बनवाएंगे। एड कॉपीज बनवाने के बाद भी हम उनसे अप्रूव करवाएंगे आपसे। जब आप उस एड कॉपीज को अप्रूव करेंगे देन फिर हम आपका एड्स को स्टार्ट करेंगे सर। तो ये एक हमारा प्रोसेस है। अगर मैं मीटिंग्स की बात करूं तो वैसे तो हम डेली कनेक्ट करेंगे सर, क्योंकि मुझे तो आपसे डेली ही या तो मैं पूछूंगा या हमारे कोई भी टीम मेंबर्स पूछेंगे कि सर इतना एड बजट स्पेंड हुआ है तो इतनी लीड्स आई हैं। बट जो हमारी मेन मीटिंग रहेंगी वो हर 15 डेज पे रखेंगे आप। मतलब जब आप ऑनबोर्ड हो रहे हैं, जब से आपके एड्स लाइव हो रहे हैं, तो उसके 15 दिन बाद एंड देन फिर आफ्टर 15 डेज जो हम एक कंप्लीट मंथली रिपोर्ट के साथ आपको हम बैठेंगे साथ में। तो इस तरीके से मैं कुछ क्लाइंट को पिच करता हूं कि क्यों हमें चूज करना चाहिए, क्या हम उसको बेनिफिट दे सकते हैं, क्या हम उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और कितनी हम उसको एक अच्छा रिजल्ट्स करके ओरिएंट कर सकते हैं। नाइस यार, तो इन्होंने देखो तो पूरा प्रोसेस ही बता दिया, मतलब जो हमारे एजेंसी का प्रोसेस है कि क्लाइंट से कैसे बात करनी है, कैसे क्लोज करना है, तो इन्होंने पूरे प्रोसेस को बता दिया है। अब कोई भी अगर बिगिनर बंदा है इस वीडियो को अगर प्रॉपर देखता है वो नोट बना सकता है हर स्टेप की, और सेम इसी प्रोसेस से क्लाइंट को क्लोज करना है, आपको आगे बढ़ना है। अब हम इस वीडियो को रैप अप करते हैं। लास्ट में बस 2 क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये बता दो कि क्लाइंट को रिटेन कैसे करके रखते हो, मतलब कैसे आप क्लाइंट से बात करते हो, किस तरह से क्लाइंट की जो प्रॉब्लम आती है आप उसको सॉल्व करते हो, और दूसरी चीज अभी लास्ट मंथ आपने कितने क्लाइंट्स क्लोज किए हैं। तो अगर मैं रिटेनर की बात करूं तो देखो यार, सबसे पहले मैं किसी भी बात करूं तो क्लाइंट का मोटिव होता है कि आप उसको एक तो कॉल करके एक अच्छे से ग्रीटिंग्स करो, सेकंड उसके काम में आप जितना जल्दी से जल्दी करवा पाओ और उससे कनेक्ट रहो। मेन होता है कि क्लाइंट से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अब आप मेरा यही सिर्फ काम नहीं रहता है कि हाँ मुझे सेल्स करनी है, मैंने क्लाइंट को क्लोज कर दिया, बस खत्म। मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट को क्लोज होने के बाद भी मैं उससे डेली के डेली बेसिस पे उससे कनेक्ट करता हूँ, या इफ अगर मैं डेली नहीं कनेक्ट हो पा रहा हूँ तो एटलीस्ट 1 डे छोड़ करके मैं उसको कनेक्ट करता हूँ कि हाँ सर कैसा काम चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, क्या टीम आपको कुछ अगर टीम मेंबर से इश्यूज आ रहे हैं या कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं आप मुझे बताओ, मैं आपको सॉल्व करवा के देता हूँ। वैसे तो कोशिश हम लोग यही करते हैं कि कोई भी इश्यूज नहीं आते हैं, क्योंकि हर चीज ग्रुप में रहता है तो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहती है। बट उसको मैं इस तरीके से रिटेन करके रखता हूँ क्योंकि क्लाइंट से रिलेशन बनाना जरूरी है। अगर सिर्फ आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे सेल्स करना है, मुझे क्लाइंट को क्लोज करना है, दैट्स इट, तो उससे आपके रिलेशन नहीं डेवलप होंगे, तो क्लाइंट आपके साथ रिटेन नहीं होगा, वो 1 महीने के लिए सिर्फ आपके साथ क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन कैसे बनेगा, आप उससे डेली कनेक्ट करो, आप उससे अच्छे से बात करो, आप उसकी प्रॉब्लम को समझो, उसका सॉल्यूशन इंस्टेंट आप उसको दो, तो उस तरीके से क्लाइंट्स आपको रिटेन होगा। थैंक यू। और अभी एक लास्ट क्वेश्चन बस बता देना कि लास्ट मंथ आपने कितने क्लाइंट्स क्लोज किए थे। हाँ, तो अगर लास्ट मंथ की मैं बात करूं तो लास्ट मंथ अराउंड मैंने 12 क्लाइंट्स क्लोज करे हैं, और उस 12 क्लाइंट्स को क्लोज मतलब इंटरनेशनल भी क्लाइंट्स थे, वो नेशनल भी क्लाइंट्स थे, तो 12 अराउंड 12 क्लाइंट्स मैंने क्लोज किए हुए हैं लास्ट मंथ। देखो बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, एजेंसी ओनर्स हैं, जब वो स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग तो उनको चैलेंज आता है वो जब क्लाइंट को अपनी सर्विसेज पिच करते हैं, राइट। और एक तो हमारी इंडस्ट्री में ऐसा हो गया है कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, इवन क्लाइंट्स भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही आप कोई सर्विस पिच करते हो ना, क्लाइंट कहता है कि यार ये सर्विस तो मैं खुद ही कर लूंगा, इसमें आप ऐसा अलग क्या करने वाले हैं, राइट। इस चीज का जो आंसर है आज मैंने देने वाला हूं, जो मेरी सेल्स टीम के हेड है वो दिव्यांशु, वो आपको समझाने वाले हैं कि हम इस तरह के क्लाइंट के साथ कैसे टैकल कर सकते हैं। तो दिव्यांशु थोड़ा सा बताना यार कि आप अभी सेल्स में क्या कर रहे हो, थोड़ा बैकग्राउंड दे देना बहुत क्विक सा, राइट, कि जो बहुत सारे नए लोग हैं जो अभी हमको देख रहे हैं उनको आप बता दो कि आप क्या करते हो, क्या चीजें मैनेज करते हो। और इस क्वेश्चन के साथ जो ऑब्जेक्शन है, जो क्लाइंट कहता है कि ये जो सर्विसेज आप हमें ऑफर कर रहे हो तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, इसमें आप और क्या कर रहे हो और नया क्या कर रहे हो, इस चीज के साथ कैसे डील करते हो।
तो जैसा तो आदित्य जी ने मेरा आपको इंट्रोडक्शन दे ही दिया है कि मेरा नाम दिव्यांशु है। तो बेसिकली अभी मैं एफएक्स रटेना में पूरी सेल्स एंड मार्केटिंग देखता हूँ। जितने भी क्लाइंट्स ऑनबोर्ड होते हैं, क्लाइंट्स से बात से लेके क्लाइंट को पूरा प्रोसेस बताना, कैसे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है, क्या हम काम करेंगे, तो पूरा मैं सारी स्ट्रक्चर्स बताता हूँ। अब जैसा कि अभी बहुत लोगों का क्वेश्चंस रहते हैं या क्लाइंट का एक आंसर रहता है कि भाई जो आप मुझे सर्विसेज बता रहे हैं तो वो तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। तो उसमें आपको सिंपल देखिए, दो चीज़ें होती हैं जो मैं क्लाइंट्स को भी बताता हूँ, जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक कोई रियल एस्टेट का क्लाइंट है। अब वो मेरे से कहता है कि भाई आप क्या क्या करोगे, तो मैं उसको बोलता हूँ कि सर हम आपके लिए मेटा एड्स कर सकते हैं, हम गूगल एड्स कर सकते हैं। उसको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, बट वो कहते हैं कि मेटा एड्स तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ डेफिनेटली सर, आप मेटा एड्स खुद भी कर सकते हो, बिकॉज आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको देख करके आप सेटअप कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। बट डिजिटल मार्केटिंग आपका फिक्स बिजनेस नहीं है। मींस आप रियल एस्टेट में आपको एक्सपीरियंस है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो अब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो फ्रॉम द लास्ट 8 ईयर्स सर हम लोग वही चीज कर रहे हैं, 24 आवर्स कर रहे हैं। तो जैसा जो हमें एक्सपीरियंस होगा या जो हमारे फील्ड में जितने भी लोग हैं, चाहे वो फ्रीलांसर्स हो या एजेंसी ओनर्स हो, वो लोग कर रहे हैं वो चीज़। तो जितना हम आपको रिजल्ट दे पाएंगे उस चीज़ को लेके, उतना आपको आप खुद नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तब ला पाओगे जब आप उस पर प्रॉपर वे में सारी चीज़ें करोगे। आप उसको 24 आवर्स आप उसको परमानेंट करते रहोगे, तब जाके आप रिजल्ट ले पाओगे। तो बेसिकली यही मेरा आंसर रहता है कि आप सर अगर आप हमारे साथ करते हो या आप किसी भी एक अच्छी एजेंसी के साथ जुड़ते हो, तो वो आपको इसलिए बेटर वे में रिजल्ट दे पाता है क्योंकि वो परमानेंट वही चीज़ कर रहा है। दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, 6 ईयर्स। तो जो आपको वो क्वालिटी रिजल्ट्स दे पाएंगे वो शायद आप नहीं कर पाओगे। तो ऑन दैट बेसिस आप इसको रिप्लाई कर सकते हो क्लाइंट को, या आप क्लाइंट को हैंडल कर सकते हो कि सर कर तो आप भी सकते हो, बट आप हमसे बेटर वे में नहीं कर सकते हो, बिकॉज हमारा काम ही वही करना है। तो इस वे में आदित्य जी कुछ मैं चीज़ों को डील करता हूँ। नाइस, ये बहुत अमेजिंग तरीका है, राइट, जिसको हम क्लाइंट को कैसे रिप्लाई करते हैं, कैसे बताते हैं। तो दिव्यांशु, जैसे आप क्लाइंट को समझाते हो कि यार कि ये काम जो हम कर रहे हैं हम आपसे बेटर कर सकते हैं, तो इसमें आप क्लाइंट को कुछ वैसे भी बताते हो कि क्या हम रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, या फिर क्लाइंट के इसके बाद क्या क्वेश्चंस होते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि भाई अगर मैं आपके साथ काम करवाता हूँ, आप पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या एड बजट्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कितना समय लगेगा रिजल्ट्स को लाने में। तो बेसिकली मेरा सिंपल आंसर रहता है, क्योंकि किसी भी कोई भी बिजनेस है तो आप उसको क्या होता है, फर्स्ट डे से आप रिजल्ट नहीं जनरेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब क्लाइंट का अगर 5 साल पुराना बिजनेस है या 2 साल पुराना बिजनेस है, तो जाहिर सी बात है हम या कोई भी एजेंसी होगी या कोई भी फ्रीलांसर होगा, उसको भी उस बिजनेस को समझने में थोड़ा टाइम जाएगा ही जाएगा। तो मैं क्लाइंट को सिंपल कह के चलता हूं कि सर आज जब जैसे ही हमारा जो एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है 4 डेज का या 5 डेज का, पहले तो वो प्रोसेस होगा। आफ्टर दैट जब आप हमारे साथ ऑनबोर्ड होगे, हम आपके लिए सारी चीजें रिसर्च करके आपको शेयर करके एज सुन एज वी लाइव दी एड्स, तो आफ्टर लाइविंग दी एड्स तब आप हमें मोटा माटी आप एटलीस्ट 15 to 20 डेज दे के चलें, सो दैट वी कैन ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपकी यूएसपीज क्या हैं, हम कैसे एड क्रिएटिव्स बना सकते हैं, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो ऑन दैट बेसिस आप हमें 1 महीना, वैसे तो मैं 15 से 20 दिन, बट एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए सर हमें एटलीस्ट 1 महीने का समय चाहिए, सो दैट आपको सेकेंड मंथ से आपका सेल हो, या अगर हम ई कॉमर्स ऐड चला रहे हैं या लीड जनरेशन ऐड चला रहे हैं, तो उस चीज पे हम आपको एक अच्छा रिजल्ट दे पाए। तो एक इस तरीके का क्लाइंट का मेरा अप्रोचिंग रहती है फॉर क्लोजिंग द क्लाइंट्स। नाइस, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन है जो बहुत सारे लोगों को आता है, इसका आंसर मिल गया होगा। आप एग्जैक्टली यही सेम चीज कॉपी कर सकते हैं अपने बिजनेस में। सेम चीज आप स्क्रिप्ट आप कॉपी पेस्ट करिए। आज हम 4 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आपको आंसर देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या कोई भी सेल कर सकता है? अगर कोई फ्रीलांसर है, एजेंसी ओनर है, कोई बंदा शाय है, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, क्या कोई भी सेल्स कर सकता है? हम आपको इसका आंसर देने वाले हैं, राइट। दूसरी चीज, अभी तक हमारे टीम में जो हमारे सेल्स के हेड हैं, दिव्यांशु है जो लीड करते हैं टीम को, इन्होंने अभी तक सबसे बड़ी सेल कैसे क्लोज करी, कौन सी सेल क्लोज किया है, कौन सा क्लाइंट अभी तक इन्होंने सबसे बड़ा क्लाइंट क्लोज कर दिया, राइट। उसके पीछे की क्या स्ट्रेटजी उन्होंने फॉलो करी, कैसे फॉलो अप किया, क्या सेल्स पिच थी, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस तरह के क्लाइंट्स को ना अवॉइड करना चाहिए यार। ठीक है, देखो सेल्स में ऐसा नहीं है कि हर किसी को क्लोज कर देना है, जो क्लाइंट मिलता है आपको सिंपल उसको सेल कर देना है, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो किस तरह के क्लाइंट्स को अवॉइड किया जाए, कैसे आइडेंटिफाई करें यार कि इसको हमें अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना है या इसको हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, राइट। और हम लास्ट में बात करेंगे
कि अभी तक इनका जो एक्सपीरियंस रहा है सेल्स में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक बिगिनर अपना रोड मैप कैसे सेट करे, कैसे वो स्टार्ट करे फ्रॉम डे वन, और कैसे वो प्रॉपर एक बढ़िया सेल्स का बंदा बने, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि दिव्यांशु ये बताना यार कि कोई भी स्टूडेंट है, किसी ने भी स्टार्ट किया है, उसने कोई MBA नहीं किया है, किसी तरीके का कम्युनिकेशन का कोर्स नहीं किया है, उसको उतना आइडिया नहीं है, तो वो अपने जर्नी कैसे शुरू कर सकता है? हाँ जी, थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन आदित्य जी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी शेयर किया हुआ है कि आई एम ऑल्सो नॉट दी सेल्स पर्सन फ्रॉम स्टार्टिंग। मैंने भी सेल्स को धीरे धीरे करके सीखा। और लेट मी टेल यू ऑल्सो वन थिंग कि आई एम ऑल्सो नॉट अ MBA स्टूडेंट, और मैंने कुछ ऐसा कुछ क्रैक नहीं किया हुआ है। बट फिर भी मैं इसीलिए इतनी अच्छी सेल्स कर पा रहा हूँ और मैं इतने अच्छे अच्छे क्लाइंट्स क्लोज कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स आती है। कैसे क्लाइंट के साथ बात करना है, कैसे उसको ग्रीट करना है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना, वो मेन होता है। अगर आप क्लाइंट की प्रॉब्लम को नहीं समझोगे और सिर्फ आप सेल्स के उस पर ध्यान दोगे तो वो भी गलत है। तो बेसिकली अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भाई कोई स्टूडेंट हो गया, फ्रीलांसर्स हो गया, क्या वो सेल्स कर सकता है, बिल्कुल इट्स यस, आप हर कोई सेल्स कर सकता है। उसको बस आपको मेन चीज़ें ध्यान रखनी कि एक तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो, आप क्लाइंट के साथ एक अच्छे से ग्रीट कर पाओ सारी चीज़ों को लेके, और आप कंसिस्टेंसी में वर्क करो। आप ओवर प्रॉमिस ना करो। ओवर प्रॉमिस करके आप अगर डिलीवर नहीं कर रहे हो वो चीज़, तो वो कहीं ना कहीं आपके सेल्स पे अफेक्ट करता है या आपके फर्म के ऊपर अफेक्ट करेगा। तो बेसिकली यस यू कैन डू, बट आप उसको कंसिस्टेंसी में करें। दैट इज माय आंसर। राइट। सो अपना जो सेकंड क्वेश्चन है ना, जो मैंने पूछा कि यार अभी तक ना तुमने सबसे बड़ी डील कौन सी क्लोज करी है, और उसके पीछे मतलब कंप्लीट जो स्टोरी है ना वो बताना ऑडियंस। हाँ, तो वैसे तो बहुत सारी डील्स क्लोज करी है मैंने। बट अगर मैं अभी रिसेंट की बात करूँ तो अराउंड मैंने 1,80,000 का क्लाइंट क्लोज किया ऑन अ वेरी फर्स्ट कॉल। और जो इंटरनेशनल क्लाइंट है, US में है, तो उनसे मैंने बात करी, मैंने उनसे व्हाट्सएप पे कॉल, पहले तो मैंने फॉलोअप लिया। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि पहले मैंने उससे 3 से 4 बार फॉलोअप लिया, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बिजी रहते हैं या हम बिजी रहते हैं। तो हमने उनसे पहले फॉलोअप लिया। फॉलोअप लेने के बाद जब मेरी कॉल शेड्यूल हुई उनके साथ, तो मैंने कॉल किया उस टाइम पे, उनसे मैंने ओवर सारी चीज़ें बताया कि क्या हम काम करेंगे, कैसे हम काम करेंगे, क्या हम आपको रिपोर्ट्स देंगे, सारी चीज़ें हम लोगों के डिस्कशन हुआ। और पेमेंट्स मेथड्स को लेकर डिस्कशन हुआ। तो अभी अराउंड रिसेंट मैंने 1,80,000 का क्लाइंट क्लोज किया। वैसे और भी क्लाइंट्स मैंने 2,50,000 का भी क्लोज किया हुआ है, 3 लाख का भी क्लोज किया हुआ है। बट रिसेंट अगर मैं बोलूँ तो मैंने 1,80,000 का क्लाइंट क्लोज किया हुआ है। राइट। और ये क्लाइंट मतलब क्यों है कि बड़ी डील है, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी हमारी, इन्होंने वन शॉट पे, मतलब एक बार हम क्लाइंट के साथ जूम कॉल पर बैठे, उसको फॉलो अप ले रहे थे हम काफी दिनों से, जैसे कॉल शेड्यूल हुई, एट द एंड ऑफ कॉल क्लाइंट वॉज एग्रीड, हमने उसको सारे अपने जो अग्रीमेंट्स थे सब कुछ भेज दिए थे। तो जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने कुछ बड़ी डील्स भी क्लोज करी हैं, बट वो ऐसा रहता था क्लाइंट हमारे साथ ऑनबोर्ड हुआ, फिर उसने और भी हमारे साथ सर्विसेज ली। बट दिस क्लाइंट वॉज लाइक एक बार में इन्होंने उसको क्लोज किया। और बहुत बड़ी जो सेल्स होती हैं उसमें मुझको इन्वॉल्व होना पड़ता है पर्सनली, ठीक है, क्योंकि उसमें अथॉरिटी ट्रस्ट का भी क्लाइंट को इशू आता है। बट इस सेल में दिव्यांशु ने कंप्लीटली खुद इस मीटिंग को लीड किया है। मेरा जीरो इन्वॉल्वमेंट था इस पूरे जूम कॉल में, और दिव्यांशु ने लाइक पर्सनली इसको क्लोज किया है। सो जब इस तरह की सेल्स क्लोज होती हैं तो राइट, इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि जो हमारी टीम है ना वो अब अच्छा ग्रो कर रही है, वो सीख रही है, राइट। और हमें हमें कॉन्फिडेंस होता है कि अब हम और बड़ी लीड्स और बड़े क्लाइंट्स हम इनको हैंड ओवर कर सकते हैं, जिसको ये क्लोज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यार दिव्यांशु, आप सेल करते हो, राइट? आप बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स के साथ मिलते होगे जो आपको लगता है यार कि कई बार ना आपका टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ मैं अपनी इंडस्ट्री में नहीं बता रहा हूँ, हर बिजनेस में होता है। किसी की शॉप है, कुछ भी है, कोई लोग आ जाते हैं, बस ऐसे देखते रहते हैं, पता करते हैं, पूछते हैं और फिर ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ विंडो शॉपिंग, ठीक है। तो आप कैसे समझते हो, मतलब कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो यार कि ये क्लाइंट है, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है आपका, और क्या इस बिजनेस के साथ काम करना है कि नहीं? क्योंकि एट द एंड तो हमें उसके लिए रिजल्ट्स डिलीवर करने हैं। अगर हम उसके लिए रिजल्ट नहीं डिलीवर कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बैड वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होने लगता है। हमने बहुत क्लियर आइडेंटिफाई करके रखा है, मतलब क्लियर हमने सेल्स टीम को बता के रखा है कि हम उन्हीं क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करेंगे जिसको हम ना एकदम प्रॉपर रिजल्ट दे सकते हैं, और वो भी अपने बिजनेस के लिए सीरियस होने चाहिए।
बट आपके पास जब कोई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं तो आप उनके साथ कैसे डील करते हो? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आदित्य जी क्या होता है कि जैसे देखिए कोई भी अगर आप क्लाइंट से फॉलो अप ले रहे हो या आप जैसे लीड्स आती है मेरे पास या लीड्स मैं जनरेट कर रहा हूँ, तो मुझे स्टार्टिंग में तो नहीं पता होता है कि वो कैसा क्लाइंट है क्या है, बट आफ्टर टेकिंग फॉलो अप्स तब जब मैं उनसे कोई कोई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो अगर आपसे 3 बार फॉलो अप्स में भी क्लाइंट नहीं क्लोज हो रहा है तो दैट मीन्स वो इंटरेस्टेड नहीं है आपकी सर्विस लेने में या वो खुद बिजनेस को लेके सीरियस नहीं है। बट अगर बात हो रही है मेरी क्लाइंट से, तो अगर आपका जो भी क्लाइंट्स होते हैं अगर उनको चीज़ें समझ आती हैं तो वो ऑन द स्पॉट गो ऐड करते हैं कि ठीक है मुझे आपके साथ काम करना है, आप आगे वर्क स्टार्ट करो। कोई के क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो जूम मीटिंग पे आना चाह रहे हैं कि भाई मुझे रिजल्ट्स देखना है, तो हम वो भी करते हैं कि ठीक है आप रिजल्ट्स देखें उसके बाद आप हमारे साथ मीटिंग कर लें और देन फिर हम क्लोज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये होता है कि इफ अगर क्लाइंट आपसे सारी बातें कर रहा है बट ही इज नॉट सीरियस, मतलब आपसे उसने टाइम दिया कि आप ठीक है आप नेक्स्ट डे में मुझे आप 2 बजे कॉल कर लीजिएगा, अब आप कॉल कर रहे हो एंड ही इज नॉट पिकिंग द कॉल, फिर आपको वो मैसेज डाल रहा है अगले दिन कर लीजिएगा एंड सेम द प्रोसेस गोज ऑन। तो उन क्लाइंट्स के साथ हम लोग डील नहीं करते, मतलब मैं स्पेशली उन क्लाइंट्स को हटा देता हूँ बिकॉज दे आर नॉट सीरियस इन देयर बिजनेस। तो अगर वो खुद ही सीरियस नहीं है अपने बिजनेस को लेके तो फिर जाहिर सी बात है कि उनको हम रिजल्ट डिलीवर कर ही नहीं पाएंगे। एक ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, या अगर मैं ऐसे भी वो करता हूँ कि अगर अब सपोज कोई जनरल स्टोर है, अब जनरल स्टोर से अगर वो सिर्फ कहता है कि मुझे सोशल मीडिया करना है आपसे और मुझे लीड जनरेट करके दे दो, तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया आपसे इतनी अच्छी लीड्स नहीं आती है, तो उस टाइप के भी क्लाइंट्स होते हैं तो हम उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो सेम वही है कि अगर आपसे 3 फॉलोअर्स में क्लाइंट क्लोज हो रहा है तो वेल एंड गुड है, या आपसे बात हो रही है और उसके बाद अगर क्लाइंट तुरंत ऑन द स्पॉट कर दे रहा है तो दैट इज गुड थिंग। नाइस। तो जो इन्होंने बोला मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया जनरल स्टोर का, तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस आते हैं जिसके लिए हमें लगता है कि यार शायद ये ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग के लिए उतना बेस्ट फिट नहीं है, राइट? या फिर इनका ना जो एड बजट इतना ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ मेरा एड बजट ना सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये का है सर, इसी में आप ना जो हो पैक कर दो। तो बहुत मुश्किल होता है, राइट, उनको रिजल्ट को डिलीवर करना और एक्चुअल में उनको वहाँ से ना उनका बिजनेस ग्रो हो। सो इस तरह के कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिसको हम अवॉइड करते हैं, राइट? अब लास्ट क्वेश्चन है हम उसको कवर करने वाले हैं कि अगर एक बिगिनर है और उसको स्टार्ट करना है सेल्स, वो भी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, और उसके पास लीड्स आ रही है बट क्लाइंट्स क्लोज नहीं हो रहे हैं, तो उसका एक रोड मैप बता देना कि एक बिगिनर यार ना वो सेल्स में कंफर्टेबल हो जाए और वो क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करने लगे और कौन सी चीज़ों को उसको ध्यान रखना चाहिए। अगर देखिए कोई बिगनर है और वो अपनी सेल्स जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहा है तो मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि वो सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करे। भले ही वो आप अपने फ्रेंड्स से अच्छे से बात करें, आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, एक दूसरे के साथ बात करते हो जैसे मैंने भी किया था स्टार्टिंग में, या आप घर में भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, मिरर के सामने आप खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हो सो दैट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। बिकॉज अगर आपकी कम्युनिकेशन ही अच्छी नहीं होगी, आप क्लाइंट से मीटिंग ही नहीं कर पाओगे तो आप क्लाइंट को अपनी सर्विस के बारे में कभी बता ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो ये आता है कि आप क्लाइंट के साथ अच्छे से बात कर पाओ, उसके बाद ही आप जूम मीटिंग में उसको किसी को कुछ दिखा पाओगे या उसको आप अपनी सर्विस को पिच कर पाओगे। आप अगर कंसिस्टेंसी, कोई भी बिगनर है अगर वो कंसिस्टेंसी में अपना सीखने में लगा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, हाँ आपको मैं मानता हूँ कि आपको हेसिटेशंस होगी, आप फर्स्ट मीटिंग में हो सकता है आप उतना अच्छे से ना डिलीवर कर पाओ, बट नेवर लूज हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे फर्स्ट मीटिंग में मैं नहीं अच्छे से कर पाया, बट ऑन वेरी 4th और 5th मीटिंग मैंने क्लाइंट को क्लोज करना शुरू कर दिया था। तो आप कंसिस्टेंसी में वर्क करो एंड दैट इज ओनली अब वो कि आप अच्छे से सेल्स कर सकते हो, और मैंने भी यही तरीके से किया था। नाइस। आई थिंक आपको ये जो सीरीज है सेल्स की ये बहुत हेल्प कर रही होगी ग्रो करने में। हाउ टू क्लोज अ क्लाइंट इन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं, क्लाइंट्स को कैसे क्लोज किया जाए। अगर आपको एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बनना है तो आपको कंसिस्टेंट क्लाइंट्स चाहिए। एक क्लाइंट्स का आपको फ्लो जरूर चाहिए, आपको एक पाइपलाइन बिल्डअप करनी पड़ेगी जहां पर आपको हर महीने नए नए क्लाइंट्स को क्लोज करना होगा। अब प्रॉब्लम वहां आती है कि जब बहुत सारी लीड्स तो आती हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स इंक्वायरी करते हैं, बट समझ में नहीं आता कि क्लोज कैसे हो, और उसमें से एक भी जब क्लोज नहीं होते सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं खुद की एक्सपर्टीज की बात करूं कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग में सबसे अच्छी एक्सपर्टीज क्या है, तो ओवरऑल जो मेरी पर्सनल एक्सपर्टीज है वो सेल्स है। ये मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी हो चुकी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी, मेरी नेटवर्किंग, मेरी बात करने का तरीका, लोगों को समझने का तरीका मेरा अच्छा नहीं था, ठीक है। तो इसमें मैं कोई आई वॉज नॉट गुड एट दीज स्किल्स, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने इन सारी स्किल्स को सीखना स्टार्ट किया। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, अलग अलग जैसे तरह की सेल्स करी।
तो क्या हुआ कि एक 3 साल 4 साल 5 साल देने से मुझको एक समझ में आ गया कि लोगों को समझा कैसे जाता है। तो यही सारे सीक्रेट्स मैं आज आप सबको बताने वाला हूं कि क्लाइंट्स को कैसे क्लोज करना है। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसे मेथड्स बताऊंगा जो मैं यूज करता हूं क्लाइंट क्लोज करने में। मैंने लास्ट ही मंथ ही लिंक्डइन से अराउंड 5 से 6 क्लाइंट क्लोज किए, उसमें से 3 से 4 हाई टिकट क्लाइंट्स थे, और जो मेरे पास रेफरल के थ्रू क्लाइंट्स आते हैं वो मैं ऑलमोस्ट क्लोज ही करता रहता हूँ। तो आप कह सकते हो 8 से 10 नए क्लाइंट्स हमने लास्ट मंथ क्लोज किए हैं। अभी आप ये सेटअप देख पा रहे हो, थोड़ा चेंज हो चुका है, मैं आप सबको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने अपना ऑफिस शिफ्ट किया है। जहाँ पे मैंने वीडियो शूट करता था वहाँ पे भी मैं रेनोवेट करा रहा हूँ, चेंज करा रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे जो स्टूडियो था, थोड़ा सा सेटअप था, वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। साथ ही मैं डेली का व्लॉग भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो डेली का जो व्लॉग है उसको बनाने में मेहनत करने में थोड़ी सी प्लानिंग चल रही है अभी कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, किसको असाइन करना है, कौन सा टास्क। तो थोड़ा सा आप चेंज देखोगे। इसके बाद अभी जब नए वीडियोस मैं लाना स्टार्ट करूँगा, नया सेटअप रेडी हो जाएगा, तो आप और बेटर क्वालिटी में मेरे वीडियोस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए बैक टू द टॉपिक, समझते हैं कि सेल्स करना कैसे है। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। किसी भी एक एजेंसी में आपको क्या है, कंसिस्टेंट क्लाइंट्स का फ्लो बनाना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ 4-5 क्लाइंट या 8-10 क्लाइंट पर डिपेंड नहीं हो सकते हो, या आपके कोई जो पुराने क्लाइंट है उन पर आप हमेशा नहीं डिपेंड हो सकते हो। चाहे आप रिटेनर क्लाइंट हो, चाहे आपके कितने अच्छे क्लाइंट हो, 4 साल 5 साल से आपके क्लाइंट हो, बट हर क्लाइंट का एक टाइम आता है, ठीक है। वो काम या तो बंद करेगा या फिर आपके काम से उसको एक ही चीज़ मिलता रहेगा, वो अपने बिजनेस से और चीज़ें एक्सपेक्ट करने लगेगा आपसे, ठीक है, या फिर आपसे कहेगा प्राइस कम करने के लिए। तो आप बहुत ज़्यादा क्लाइंट पे डिपेंड नहीं हो सकते हो जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है। आपको एक कंसिस्टेंट फ्लो चाहिए। वो फ्लो बनाना कैसे है? पहली चीज़ तो आप पहले मार्केटिंग का तरीका निकालो। सेल्स पे हम आते हैं अपने पॉइंट पे, बट थोड़ा सा ना मैं मार्केटिंग को भी टच कर लेता हूँ कि आपके मार्केटिंग के तरीके अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि रेफरल्स के थ्रू आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से कहिए कि वो आपको रेफरल शेयर करें, या फिर नेटवर्किंग करिए, अलग अलग लोगों से मिलिए, अलग अलग बिजनेस इवेंट्स में जाइए, अलग अलग मीटअप्स में जाइए। वहाँ जितना ज़्यादा नेटवर्किंग करोगे आप, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी कि आपको नए नए क्लाइंट्स के रेफरल्स मिलेंगे, ठीक है। तो नेटवर्किंग करिए ज़्यादा से ज़्यादा, लिंक्डइन मार्केटिंग करिए, जो नेटवर्किंग ग्रुप्स हैं उनको सबको ज्वाइन करिए, मतलब एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट करिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिले। अपने पहले मार्केटिंग करिए, आप एक फ्लो बनाइए, पाइपलाइन बनाइए, जहां पर आपको कम से कम 25 से 30 लोग आपके ऐसे होने चाहिए जिनको आप कोटेशन शेयर कर चुके हो, जिनसे आप बात कर चुके हो, जिनसे बिजनेस की बात हो चुकी है, जिनको आप प्रपोजल भेज चुके हो, मीटिंग कर चुके हो। तो ऐसे 20-25 क्लाइंट्स आपके पास होने चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये मस्ट है। अब आ जाता है अपने टॉपिक पे, सेल्स पे, कि अब ये बना तो है आपका, मतलब मान चलिए 20 की लिस्ट हो गई, उसमें से क्लाइंट को क्लोज कैसे किया जाए। तो ध्यान रखिए, क्लोजिंग का जो सीन है, एक क्लाइंट को क्लोज करने के लिए ऑन एवरेज मैं जो समझता हूं 4 से 5 मीटिंग्स हो जाती हैं, अगर आप वो हाई टिकट क्लाइंट है। क्योंकि कोई भी जिसको 50,000 60,000 आपको देना है हर महीने, वो ऐसे नहीं आएगा कि आप पहली बार पिच करने गए, आपने मीटिंग करी, उसने कहा लो भाई 50,000 रखो और जाओ मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दो, 1 लाख का एड बजट। ऐसा नहीं होता है। जो भी हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं, कुछ मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। आप पहले प्रपोजल दोगे, फिर आप उसका कोटेशन दोगे, फिर आप थोड़ी सी प्लानिंग बनाओगे उनके लिए। कई बार प्लानिंग नहीं भी बनती है, बट प्रपोजल, कोटेशंस, कुछ मीटिंग्स 2-3 होती हैं, ठीक है। तब मैं समझता हूं कि हाँ, क्लाइंट कन्वर्ट हो जाता है। तो 4-5 मीटिंग्स होती हैं, नॉर्मल है एक हाई टिकट क्लाइंट को क्लोज करने के लिए। अब आपको करना क्या है, ये प्रोसेस आपका पहले स्टार्ट हो जाता है। सबसे फर्स्ट मीटिंग से डिसाइड हो जाता है कि आपका क्लाइंट को क्लोज होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ आपको मेन पॉइंट्स बताता हूँ, टॉपिक्स, ऐसी चीजें, ऐसे सीक्रेट्स बताता हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ। अब मैं जब भी किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में जाता हूँ, तो सबसे पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उसका इंस्टाग्राम पेज, उसकी वेबसाइट, थोड़ा उसके उस बारे में, वो क्या काम करता है, उसके कंपटीटर्स कौन कौन से। तो ये सब मैं कुछ बेसिक कर लेता हूँ। मतलब मैं बहुत इस पर रिसर्च नहीं करता हूँ बहुत देर, 5-10 मिनट लगता है मुझको, और मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उठा लेता हूँ, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं करते करते इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ, तो अब मुझको बहुत टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अब मैं 5-10 मिनट में थोड़े बहुत बेसिक चीज़ें कलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि जब मैं उसके साथ बैठूँ, बात करूँ, तो मुझे समझ में आए, उसके विजन से मैं कनेक्ट हो सकूँ, उसके बिजनेस को और मैं बेटर समझ पाऊँ। तो जाते टाइम पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। खुद का इंट्रोडक्शन में बहुत शॉर्ट और क्रिस्प में रखता हूँ, पर कुछ ऐसे पावरफुल वर्ड्स में यूज कर देता हूँ
कि क्लाइंट को ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं खुद को बताता हूँ तो मैं उसको बताता हूँ मेरे 5 साल का लगभग एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में, और मैं एजेंसी लगभग 3 साल से रन कर रहा हूँ। मतलब उसको पता होना चाहिए ना कि मैं कोई नया बंदा नहीं हूँ, मैं कोई 1 साल 2 साल से सीख नहीं रहा हूँ, मैं 4-5 साल हो गया करते हुए। मुझको पर्सनली, मतलब जिससे आप बात कर रहे हो, जिसको आप प्रोजेक्ट दे रहे हो, वो 5 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है और एजेंसी को 3 साल से ऑलरेडी सक्सेसफुली रन कर रहा है। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, हम भी हमारा ऑफिस है इस जगह पे ताकि वहां पे ट्रस्ट बिल्डअप कर दें। ऐसा ना लगे कि उसको फ्रीलांसर है, उसको लगे कि हाँ प्रॉपर ऑफिस है, एजेंसी है और ये यहीं से एक अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे लगभग 8 से 10 टीम मेंबर्स हैं। तो मैं इन सब चीजों को बोल देता हूं, उससे क्लाइंट के माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि हाँ भाई ये जो बंदा बात करने आया है एक्सपीरियंस्ड है, टीम को चला रहा है, प्रोजेक्ट चला रहा है, मतलब काम वाम ढंग का कर रहा है। यहां से ना मैंने एक अपनी इमेज क्रिएट कर दी। अब सब कुछ मैं क्लाइंट के ऊपर छोड़ देता हूं। अब मैं यहां से ज्यादा नहीं बोलता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं क्लाइंट को सुनता हूं, मैं समझता हूं, मैं पूछता हूं कि आपने बिजनेस के बारे में बताइए। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता देता हूं। मैं हर क्लाइंट से पूछता हूं कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, आप कौन सी लोकेशन में ऐड करना चाहते हैं, पास्ट में आपने कभी ऐड किया है या नहीं किया है, या फिर पास्ट में आपने किसी एजेंसी के साथ काम किया है। तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो पहले किसी ना किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे होते हैं, बट उनका काम नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, मतलब उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो हमारे पास आते हैं। तो उस केस में हम उस क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि अच्छा ठीक है, ये बताइए कि जो लास्ट आपकी एजेंसी आपके साथ काम कर रहे थे, तो ऐसी क्या चीजें थी जो आपको डिलीवर नहीं कर पाए, आपकी ऐसी क्या एक्सपेक्टेशंस थी। क्योंकि हम दोनों साइड से समझते हैं, सिर्फ हम ये नहीं देखते कि हाँ वो एजेंसी खराब होगी या फिर क्लाइंट खराब है। मैं समझने की कोशिश करता हूँ कई बार क्लाइंट्स की कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन तो नहीं जो एजेंसी नहीं फुलफिल कर पा रही है, शायद वो एक्सपेक्टेशन मैं भी ना फुलफिल कर पाऊँ, मेरे पास उतने रिसोर्सेज हैं या नहीं है। तो मैं पूछ लेता हूँ क्लाइंट से कि आपकी क्या ऐसी एक्सपेक्टेशन थी, क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको लग रहा था इंप्रूव होनी चाहिए। अगर वो न्यू क्लाइंट है तो मैं पूछ लेता हूँ कि अभी आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या कर रहे हो, अभी आपका बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग में नया है या फिर आपने कभी एड्स रन किए हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, वेबसाइट कुछ बनाया है कि नहीं बनाया है। तो ये कुछ बेसिक सवाल है जो मैं उससे पूछता हूँ। उसके मैं बिजनेस को समझने की कोशिश करता हूँ कि उसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कौन से यूज आता है, प्राइस क्या है, किसको बेच रहा है, कौन सी लोकेशन में बेच रहा है, पिछले कितने सालों से बेच रहा है, आगे उसको बेचना कहाँ है, 2 साल 3 साल 5 साल का विजन क्या है। ठीक है, ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रांड है तो मैं ऑलरेडी रिसर्च करके जाता हूँ, तो उससे ये क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ कि 5 साल का विजन क्या है, क्योंकि उनके विजन ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। तो उनको लगता है कई बार हम उनसे बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, ऐसे कुछ मैं बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ, बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ मैं थोड़ा इन क्वेश्चंस को अवॉइड करता हूँ। बट ये मैं समझ लेता हूँ कि हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि अगर क्लाइंट के 5-10 सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी हॉस्पिटल के साथ जाता हूँ, अगर मैं भी रिसेंटली एक हॉस्पिटल में बात हुई है, उनका काम हम लोगों ने मतलब स्टार्ट करना है, वो डील डन हो चुकी है। अब वो पूरा एक हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बहुत सारे ट्रीटमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट। अब हमने देखो एक साथ सबको तो कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि सारे ट्रीटमेंट फोकस कर देंगे, सब पे लीड जनरेट करने लगेंगे, सब पे ब्रांड अवेयरनेस कर देंगे। हमने उनसे पूछ लिया ठीक है आप इतना सारा करते हो, बट मैं अगर टॉप 5 सर्विसेज की बात करूं, आपके टॉप 5 प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कौन से होंगे जिस पर आप चाहते हो कि पहले इस पर हमें ट्रैफिक आना चाहिए, बाद में किसी और चीज पे। तो ये मैं अपने क्लाइंट से ज्यादातर पूछ लेता हूँ, जिनके ज्यादा वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज होते हैं ना, मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि टॉप 5 बता दीजिए, टॉप 3 बता दीजिए, टॉप 4 बता दीजिए। तो उससे मैं समझ जाता हूँ कि हाँ पहले इस पे फोकस करना है, फिर इस पे करना है, फिर इस पे फोकस करना है। तो ये कुछ सवाल हैं जो क्लाइंट से आपको फर्स्ट मीटिंग में पूछने ही पूछने हैं। सेकंड आ जाता है कि आप उसको एक बढ़िया से प्रपोजल बना के दें। अब प्रपोजल में ध्यान रखिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ लेनी है। जो मैंने इतने सारे सवाल जब आपको बोले, मतलब इस जो फर्स्ट मीटिंग में ना क्लाइंट ही बोलता है सब कुछ, और हम बैठ के क्लाइंट की सिर्फ सुनते हैं। मतलब हम बहुत सुनते रहते हैं कि हाँ इसको क्या चाहिए, मतलब उसके थॉट प्रोसेस, उसके माइंड। और साथ में अगर आप किसी डायरेक्टली क्लाइंट से, खास करके इंडियन क्लाइंट से आप ये पूछते हो कि आपका मार्केटिंग बजट क्या है, तो भाई मेरे एक ही शब्द है, वो यही कहेंगे जितना कम से कम हो पाए। ठीक है, मतलब आप अपने हिसाब से देखो, मुझे कम से कम में रिजल्ट चाहिए, कम से कम में मुझको इन्वेस्टमेंट करना है और अच्छे से अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पर ये सवाल, ये क्वेश्चन जो होता है वैलिड नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग,
कि आप क्लाइंट से पूछो उसका बजट कितना है, खास करके इंडियन क्लाइंट से, ठीक है। तो बहुत कम लोग होते हैं, मैं 10 लोगों से मिलता हूँ अगर तो 9 लोग ही जवाब देते हैं, एक बंदा ही होगा शायद जो बताएगा एग्जैक्टली कि मेरा इतना बजट है, आपको इतना स्पेंड करना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, बजट पता कैसे करें, आप क्लाइंट थोड़ा समझ लो, उसके बिजनेस को देख के, उसके काम को देख के, उसके कितनी अर्निंग कर रहा होगा अभी, कौन से स्टेज पे, किस टाइप का क्लाइंट है, आपको थोड़ा उसके बिहेवियर से या फिर थोड़ा उसके काम करने तरीके से, बिजनेस के स्टेज से पता चल जाएगा कि वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है, किस टाइप का बजट वो देख रहा है। तो थोड़ा बहुत आप उससे पूछ भी सकते हो कि कितना बजट आप एक्सपेक्ट करते हो, या फिर आप अपना भी कोट कर सकते हो, बट क्लाइंट को ध्यान में रख के आप उसका बजट बनाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत प्रीमियम क्लाइंट है, अच्छा खासा स्पेंड कर सकता है, बट आपने उसको 5-10 हज़ार ही बता दिए, 15 हज़ार बता दिए, क्योंकि ये सारी गलतियां हम लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत करी। कुछ ऐसे क्लाइंट्स जो बहुत ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, हमने उनको बहुत कम बजट बता दिया, वेबसाइट का 15,000 20,000 ही बता दिया, बट हम लोगों को बाद में रियलाइज हुआ वेबसाइट हम 30,000 40,000 की भी सेल कर सकते थे। मतलब हमने जिनको वैल्यू दी वो भी उसी के बराबर ही थी, बट जब फ्रीलांसर थे 15-20 हज़ार रुपये बहुत लगते थे एक वेबसाइट के, भले वो उसका काम 50 हज़ार वाला ही हम कर रहे हैं, बट 15,000 20,000 बहुत ज़्यादा लगते थे। धीमे धीमे समझ में आया कि जैसा क्लाइंट है उसको वैसे रेट देने। कुछ क्लाइंट हमारे इस तरह इसलिए भाग गए क्योंकि उनका बजट था 10,000 12,000 15,000, क्योंकि मैं छोटे क्लाइंट्स के साथ भी काम करता हूँ। मेरा सिंपल सा रूल है, डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब आपको हर तरह के क्लाइंट चाहिए, आपको छोटे भी चाहिए बड़े भी चाहिए, एक एजेंसी को बनाना है। छोटे क्लाइंट से एटलीस्ट बिजनेस के खर्चे या फिर आप सैलरी, ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं, ठीक है। और हर तरह के क्लाइंट होने चाहिए। बट स्टार्टिंग में क्या होता था, कुछ छोटे क्लाइंट है, मैंने उनको बड़ा बजट दे दिया, मैंने उनको दे दिया 50,000 महीने का रिटेनरशिप, या फिर 40,000 की वेबसाइट, 30,000 की वेबसाइट, बट उनका बजट था सिर्फ 15,000 की वेबसाइट का, या 12-13,000 की वेबसाइट, 2-3 पेज ही चाहिए थे। वहाँ से वो क्लाइंट भाग गया। अब इंडियन मार्केट में तो ऐसा है भाई, फ्रीलांसर्स भी हैं, एजेंसीज भी हैं, 5-5 6-6 हज़ार के लोग वेबसाइट बेचते हैं, उसने किसी और से करा लिया। तो इस तरह से मेरे कई क्लाइंट गए, बहुत सारा नुकसान हुआ। यहाँ पर आपको समझ लेना है फर्स्ट मीटिंग में क्लाइंट का बजट क्या है, क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग और क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंग आपको एक कोटेशन भेजना है। कोटेशन को स्लाइटली पहली बार थोड़ा सा ज़्यादा रखना, एकदम से कम मत भेज देना, मतलब 10-20% आप बढ़ा के भेजिएगा, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। मीटिंग करिए, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करिए उसके साथ, देखिए कितना नेगोशिएट हो सकता है, क्योंकि नेगोशिएशन इंडियन मार्केट में अगर काम कर रहे हो तो होना ही होना है, इस बात को दिमाग में रख के चलो, ठीक है। तो इतना रहे कि हाँ अगर नेगोशिएट करता है तो आपके प्रॉफिट से आपका जो बिजनेस है, आपका काम वो अच्छे फ्लो में चले। तो आपको प्रपोजल दे देना है, मीटिंग्स करनी है, कुछ चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना है। क्लाइंट क्लोज करते टाइम आपको उसकी नीड को समझ लेना है, ठीक है, कि उसकी नीड क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप एक प्लान बना दो। आप कह दो ठीक है, आप मुझको एक साथ पूरा पैसा मत दो, आप पहले मुझको 50% दो, क्योंकि इनिशियली सारी चीज़ें सेटअप करनी रहती हैं। अगर आपके वो रिजल्ट्स आए, आप मेरे काम से सेटिस्फाइड हो, आपका लाइक एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर रहे हैं, हो रही हैं, तो आप मुझे रिमेनिंग 50% ऑफ द अमाउंट एट द एंड ऑफ मंथ देना, और उसके बाद आपकी जो बिलिंग है वो मंथ के स्टार्टिंग में स्टार्ट होगी। आप इस तरह से क्लाइंट को प्रपोज कर सकते हो कि स्टार्टिंग में आप उससे कह सकते हो कि जो बजट है आप 50% दें और 50% एट द एंड ऑफ मंथ दें। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया एक्सपेक्टेशंस। ये जो वर्ड है खास करके इंडियन क्लाइंट के साथ बहुत लाइक अगर आपने क्लियर नहीं करी एक्सपेक्टेशंस ना, तो आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब अगर आप सिर्फ गूगल एड्स मैनेज कर रहे हो तो वो चाहेंगे आप ग्राफिक भी बना दो, लैंडिंग पेज भी बना दो, कल का उनका कोई इवेंट पड़ता है ना, शादी मुंडन इसका सब, वो भी कहेंगे उसके भी ग्राफिक बना दो। तो भाई ये सारी चीजें हम झेल चुके हैं, ठीक है, आपको नहीं करनी है गलतियां। एक प्रपोजल में सबसे नीचे क्लियर मेंशन कर दो इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स। इंक्लूजन्स मतलब फेसबुक एड, वेबसाइट, गूगल एड्स, अगर ये आपने पैकेज में दी है। एक्सक्लूजन्स क्या क्या नहीं है भाई, एक चीज का आप ध्यान रख लो, हर प्रपोजल में क्या इंक्लूडेड है, मिस हो जाए चलेगा, बट क्या नहीं इंक्लूडेड है वो आप एकदम क्लियर होने चाहिए। मतलब कि अगर आप वीडियो एडिटिंग नहीं देते हो तो साफ आप लिख देना वीडियो एडिटिंग इंक्लूडेड नहीं है। ऐड बजट अगर उसमें नहीं है तो लिख दो आप ऐड बजट नहीं है। लैंडिंग पेज अगर सिर्फ वेबसाइट में 10 पेज ही हैं तो लिख दो कि पर पेज अगर एक्स्ट्रा बनेगा तो 2,000 3,000 5,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करोगे ही करोगे आप। मतलब जैसा भी आपका प्राइस हो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें सारी चीजें मेंशन कर दो। ग्राफिक्स अगर आप 10 देने हैं, अगर क्लाइंट आपसे बोल रहा है तो लिख दो कि 10 के ऊपर ग्राफिक जाएंगे तो पर ग्राफिक 300 400 500 चार्जेस लगेंगे एक्स्ट्रा। सारी चीजें क्लियर मेंशन कर दो।
नहीं तो क्या होगा, जो मैंने आपको चीज़ बताई कि 50% आप पहले लो, 50% एंड ऑफ मंथ, अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हैं तो इस केस में अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी होंगी, क्लाइंट फिर आपको पैसा नहीं देगा और आपका लॉस हो जाएगा। तो इससे बेटर पहले चीज़ों को क्लियर कर लो, क्योंकि जब क्लाइंट क्लियरिटी रहती है तो क्लाइंट के मन में भी रहता है कि हाँ ठीक है, जहाँ पैसा दे रहे हैं और सारी चीज़ें क्लियर है। तो क्लोजिंग मैंने आपको पूरा फंडा बता दिया कि क्लाइंट की क्लोजिंग कैसे करनी है। पहले आपको उसकी पूरी नीड को समझ लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रपोजल देना है, कोटेशन को थोड़ा सा बढ़ा के दीजिएगा, फिर नेगोशिएट करके आप उसको क्लोज कर सकते हो। बट क्लाइंट को पहले ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए इन सबको समझ लेना है, क्योंकि क्लोजिंग का मैं बहुत कोई जो सीक्रेट है वो यही सीक्रेट है कि आपको पूरा उसके बिजनेस को पता होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि उसको प्रोवाइड क्या करना है। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज और लास्ट में मैं कवर करता हूं आपका वर्क पोर्टफोलियो। अब मैं समझता हूं कि जितने वीडियोस मेरे देख रहे हैं, जितने लोग मुझको फॉलो करते हैं, पूछते हैं, सबके पास शायद उतना वर्क पोर्टफोलियो नहीं होगा जितना अभी हमारे पास हो चुका है, या शायद कुछ लोगों का अभी मुझसे भी ज्यादा वर्क पोर्टफोलियो हो, बट वो जिस इंडस्ट्री को क्लोज करने जा रहे हैं शायद उसमें ना हो। क्योंकि हम लोग साथ भी दिक्कत ऐसे आती है, जब नया नया हम लोगों ने स्टार्ट किया था, रियल एस्टेट क्लाइंट्स को पिच किया तो क्लाइंट क्लोज नहीं हुए, क्योंकि हमारा वर्क पोर्टफोलियो हर इंडस्ट्री में हो चुका था, मेडिकल में, डॉक्टर्स में, इंटीरियर्स में। ठीक है, यूके में भी हो गया था, दुबई में भी हो गया था, बट रियल एस्टेट में नहीं था। तो आपके पास वर्क पोर्टफोलियो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वर्क पोर्टफोलियो नहीं है तो आप कुछ ऐसे लोगों से टाई अप कर लो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिनके पास बहुत अच्छा वर्क पोर्टफोलियो, आप उनके साथ काम कर सकते हो ताकि आप अपना भी पोर्टफोलियो बिल्डअप कर पाओ। तो भाई क्लाइंट क्लोजिंग में सबसे बड़ी चीज है, मैटर करती है वर्क पोर्टफोलियो। अगर आपने ये दिखा दिया हाँ आपका काम जो है उसके जैसे मैंने 5 प्रोजेक्ट 10 प्रोजेक्ट किए हैं, क्लाइंट आपको पैसे दे देगा 101%। अगर आपकी पहली सारी चीजें सही हैं, मतलब कि इसके जो अभी जो मैंने बोला कि वर्क पोर्टफोलियो, इसके पहले जो मैंने अभी सारी चीजें बताई हैं, आपके क्लाइंट की नीड समझना, प्रपोजल, ये सारी प्राइसिंग, ये सारी चीजें सही हैं और आपने उस पोर्टफोलियो में काम भी किया है, आपको 101% वो क्लाइंट मिलने वाला है। तो यही 2 सीक्रेट्स हैं सबसे बड़े जिनको मैं यूज करता हूँ क्लाइंट को क्लोज करने के लिए। आप भी इनको यूज कर सकते हो।